स्वागत है आज के कक्षा में। आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास को लेकर उपस्थित हुए हैं। मैं आप लोगों के बीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक टॉपिक है, वह टॉपिक लेकर के आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं बता दूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्लोबल सिटीजनशिप के अंतर्गत ये टॉपिक पढ़ना है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेमेस्टर 1 ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में ग्लोबल सिटीजनशिप एक पेपर रखा गया है। उसमें एक टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको पढ़ना है। यहाँ परेशानी ये आती है कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं या छात्राएं हैं जो जिनके पास ये समस्या बनी हुई है कि सर क्वेश्चन जो आएगा वो हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप आंसर हिंदी में भी कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं, जिसमें आप करना चाहें। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर ग्लोबल सिटीजनशिप से रिलेटेड बहुत सारे पुस्तक मार्केट में है ही नहीं। पुस्तक में लगभग ना के बराबर इससे संबंधित मार्केट में पुस्तक मिल ही नहीं रही है। तो बहुत सारे छात्राएं जो परेशान हैं। दूसरी बात है कि कुछ लोग इस बात को लेकर के परेशान हैं कि ग्लोबल सिटीजनशिप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा या सब्जेक्टिव आएगा। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि सर जितने भी यूट्यूबर हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। तो वो यूट्यूबर बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो जो यूट्यूबर जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, लेकिन वो पिछले एग्ज़ाम के विषय में बता रहे हैं। लेकिन इस बार जो सेमेस्टर 1 में जो क्वेश्चन आएगा वो सब्जेक्टिव आएगा। मैं बता दूं कि पहले आप लोगों में से जो सीनियर स्टूडेंट थे उन लोगों को ग्लोबल सिटीजनशिप सेमेस्टर 2 में पढ़ना था। किस सेमेस्टर में? सेमेस्टर 2 में पढ़ना था। और सेमेस्टर 2 में जब ग्लोबल सिटीजनशिप पढ़ना था उस समय ग्लोबल सिटीजनशिप के ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन इस बार सेमेस्टर 1 में ये नियम चेंज कर दिया है और सेमेस्टर 1 में केवल और केवल सब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव और 1 2 4 10 12 या 7 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स भी रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या, वो उसका आंसर 1 वर्ड आंसर रहेगा, उसको लिखना रहेगा। जैसे सतत विकास के कितने लक्ष्य हैं, तो फिलहाल तो भी 17 लक्ष्य हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप से ये आपको लिखना रहेगा, ऑप्शन नहीं दिया रहेगा। तो ये यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं वो वीडियो पुराना है और वो सेमेस्टर 2 के हिसाब से वीडियो बनाए, सेमेस्टर 2 के अनुसार वीडियो बनाए। लेकिन आप जब सिलेबस देखेंगे ग्लोबल सिटीजनशिप का, तो उस सिलेबस में बहुत ही स्पष्ट अक्षरों से लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे। ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब 1 वर्ड आंसर रहेगा और सब्जेक्टिव आपको एक्सप्लेनेशन करने रहेगा, वर्णन करने के लिए दिया जाएगा। मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ, आप बने रहे मेरे साथ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि सेमेस्टर 2 में यानी सेमेस्टर 1 में जो क्वेश्चन आएंगे वो वहाँ सब्जेक्टिव आएंगे या ऑब्जेक्टिव आएंगे। मैं बता दूँ कि ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेगा। ऑब्जेक्टिव मतलब 1 वर्ड रहेगा और सब्जेक्टिव मतलब लिखना रहेगा। देखिए, ये जो आपका है, आपको ये सिलेबस है आपका, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका ग्लोबल सिटीजनशिप का सिलेबस है। इस सिलेबस में देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि देयर विल बी 2 ग्रुप्स ऑफ क्वेश्चंस, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में जो आपका लिखा रहेगा, ग्रुप ए विल कंटेन 1 क्वेश्चन विच इज़ टू बी आंसर्ड कंपल्सरी। जिसमें ग्रुप ए 1 में एक क्वेश्चन दिया रहेगा जिसका आंसर देना कंपल्सरी है। और ग्रुप ए में ही आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नॉट एमसीक्यू। वेरी शॉर्ट आंसर लिखा रहेगा, 1 वर्ड या 1 लाइनर आंसर रहेगा, एमसीक्यू उसमें नहीं दिया रहेगा। फिर आपका लिखता है, हम इसको देखेंगे तो फिर लिखता है ग्रुप बी विल कंटेन डिस्क्रिप्टिव टाइप,
मतलब इसमें वर्णनात्मक वर्णन करने रहे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 5 क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स। 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 जो है 15-15 मार्क्स के रहेंगे। तो ये मैं बता दिया हूँ, इससे आपका स्पष्ट हो जा रहा है कि सेमेस्टर 1 में जो देखिए यहाँ सेमेस्टर 1 में लिखा हुआ है, तो सेमेस्टर 1 में जो क्वेश्चंस आएंगे वो ऑब्जेक्टिव भी आएंगे और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा और सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो ये है आपका ये जो क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, ये आप लोग कंफर्म हो जाइए। फिर आप आगे आइए तो देखिए यहाँ पे एक सिलेबस जो मैं अभी सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ, वो सिलेबस आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये वाला टॉपिक अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसका हिंदी होता है सतत विकास। तो इसको मैं आप लोगों के बीच लेकर उपस्थित हो रहा हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ। हाँ तो आइए सतत विकास, अब बात करते हैं यहाँ पे सतत विकास। सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सतत विकास है क्या और इसमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका सामान्य परिचय दिख रहा है, सतत विकास की संकल्पना, सतत विकास के लक्ष्य, सतत विकास के मानक, सतत विकास प्राप्त करने की रणनीतियाँ, सतत विकास हेतु भारत सरकार का प्रयास और मुख्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते या अभिसमय, जिसमें से पृथ्वी सम्मेलन, Rio+10 और Rio+20, सतत विकास के 17 लक्ष्य। इसमें से सतत विकास में कुछ इन टॉपिकों, इन विषयों के विषय में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे इसको शुरुआत करने से पहले सतत विकास का मतलब होता क्या है, इस पर पहले बात करते हैं, परिभाषा। तो यहाँ पे एक छोटा सा कोटेशन लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिए। लिखता है कि अंतिम वृक्ष कट जाने के बाद, अंतिम नदी को विषाक्त करने के बाद। अब इसका मतलब समझिए कि अगर इस संसार में जो वृक्ष है, अगर एक अंतिम वृक्ष है और वह अंतिम वृक्ष कट जाता है और जो अंतिम नदी है वो विषैली हो जाती है, पूरी तरह से प्रदूषित, वो नदी प्रदूषित हो जाती है, तो ये पूरे विश्व में क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी। मैं समझा रहा हूँ सतत विकास, किस प्रकार के विकास को सतत विकास कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक नए तरीके से स्टार्ट किया गया है, मैं उसको बता देना चाहता हूँ, आप बने रहिए मेरे साथ, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। देखिए आप समझिए, मैं जो बड़ा बता रहा हूँ आप समझिए और अपने अनुसार से फिर उसका नोट्स बनाइए। यहाँ पे मैं टॉपिक वाइज आपके सामने मैं डिस्कस करूँगा, आप उसको समझ करके, टॉपिक को देख करके समझिए, फिर अपने अनुसार से नोट्स कर लीजिए। अपने अनुसार समझ करके फिर जब समझे हुए रहेंगे तो आंसर आप खुद से करेंगे। तो यहाँ पे लिखता है अंतिम वृक्ष कट जाने के बाद, अंतिम नदी विषाक्त कर हो जाने के बाद, अर्थात इस संसार की जो अंतिम वृक्ष है, अंतिम जो प्लांट है, अंतिम जो पौधा है, जो वृक्ष है, जो ट्री है, अगर वो कट जाता है और एक अंतिम नदी, एक नदी है, वह अंतिम नदी पूरी तरह से विषैली हो जाती है, तो क्या स्थिति रहेगी इस संसार की, इस पूरे विश्व की क्या स्थिति रहेगी। आपको जानना चाहिए कि हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में पेड़ पौधों का कितना बड़ा योगदान है, हाँ, वृक्षों का कितना बड़ा योगदान है, वनों का कितना बड़ा योगदान है। आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एक वृक्ष का योगदान कितना बड़ा है। जैसे अगर हम जीवन लिखते हैं तो जीवन में आपका यही वन छिपा हुआ है, तो अर्थात जीवन तभी पूरा होता है जब उसके साथ वन हो। वन अर्थात वृक्ष, तो वृक्षों का, पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। अगर पेड़ पौधा नहीं रहेंगे तो इस पूरा जो पर्यावरण है, ये जो इन्वायरमेंट है, वो पूरी तरह से प्रदूषित हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, और जब गंदा हो जाएगा तो आसपास हम लोगों को रहने में बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी, तो जीव जंतु रह भी नहीं पाएंगे, सारे जीव जो हैं एक पल में समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं वो पेड़ पौधे से निकलता है, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे उसको अवशोषित करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं।
अब जरा सोचिए कि वृक्ष, इस संसार की अंतिम वृक्ष कट जाए, अर्थात इस संसार में एक भी वृक्ष ना रहे, अंतिम नदी विषाक्त हो जाए। हाँ, अंतिम नदी जो है एक, अर्थात अंतिम नदी कहने का मतलब सारी नदियाँ जो हैं वो गंदगी हो गई है, एक अंतिम नदी है वो भी गंदी हो गई है, अर्थात गंदी हो गई मतलब जल भी क्या हो गया, पूरी तरह से दूषित हो गया है। जल दूषित तो सारा कुछ दूषित हो जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे भी जल का ग्रहण करते हैं, सारे जीव जो है जल ही जीवन बोलते हैं। तो जब अंतिम नदी अर्थात जो जल का जो स्रोत है, अंतिम नदी अर्थात जल के जितने भी स्रोत है, चाहे वो चापानल हो, बोरिंग का पानी हो, कुएं हो, जलकूप हो, नल हो, नदी हो, समुद्र हो, जितने भी जल के जितने भी स्रोत हैं वो सारे स्रोत अगर बंद हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो इस संसार की क्या स्थिति रहेगी। तो ये थोड़ा सा एक कोटेशन दिया हुआ है, इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सतत विकास से संबंधित है, ये सतत विकास से संबंधित। पहले परिभाषा ही समझिए। पहला क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन बोलो सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मतलब सतत विकास क्या है, इसके लक्ष्यों का वर्णन करें, एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सतत विकास पहले आप समझिए, सतत विकास होता क्या है, फिर आप इसके विषय में आगे लिखिए। तो आप ध्यान से सुनते रहें, सुनते जाएं और आंसर भी थोड़े थोड़े अपने भाषा में लिखते जाएं। वीडियो को रोकें, समझें, फिर आप लिखें। तो यहाँ लिखता है कि अंतिम वृक्ष कट जाने के बाद, अंतिम नदी जो है विषाक्त हो जाने के बाद, समझिए कि अंतिम वृक्ष इस संसार में सारे वृक्ष अगर कट जाएंगे तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। जल पूरी तरह से, अंतिम नदी विषाक्त अर्थात विष से भर जाएगा, प्रदूषित हो जाएगी, तो क्या स्थिति रहेगी। बिल्कुल ये कोटेशन जो है, बिल्कुल ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये बिल्कुल आपका सतत विकास से संबंधित है। क्यों संबंधित है, क्योंकि सतत विकास है क्या, सतत विकास कहते किसे हैं। तो देखिए सतत विकास का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखता है सतत विकास का डिफिनेशन, लिखता है कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हित को ध्यान में रखकर वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना, ये है सतत विकास। देखिए विकास का मतलब है अच्छाई की ओर बढ़ना, लेकिन किस प्रकार के विकास को सतत विकास कहेंगे, निरंतर विकास। तो किस प्रकार से आप विकास करें जो आप जिसको सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखता है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनरेशन है, पीढ़ी अर्थात जो जनरेशन है, वह जनरेशन जो आने वाली जो जनरेशन है, आने वाले जो लोग हैं, अर्थात जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु के बाद हमारे बेटे होंगे, फिर उसके बेटे होंगे या फिर बेटियां होंगी। तो कहने मतलब जैसे जैसे इस संसार में लोग आते हैं, बूढ़े होते मर जाते हैं, तो आने वाला जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो वंशज होंगे, तो उसके विषय में कहा गया कि सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हित को ध्यान में रखकर वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना, ये इसका डिफिनेशन है। एक इस प्रकार से विकास करना कि जो भविष्य में आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी वह वस्तु बचा रहे, उनको ध्यान में रख करके किसी भी वस्तु का प्रयोग करना ही सतत विकास कहलाता है, अपनी आवश्यकता पूरा करना ही सतत विकास कहलाता है। जैसे हमारे बीच बहुत सारे ऐसे साधन हैं जो सीमित मात्रा में हैं, अगर हम इसका सदुपयोग नहीं करेंगे, अच्छे से जितनी आवश्यकता है उतना ही अगर हम इसका उपयोग नहीं उतना ही अगर इसका उपयोग करेंगे तो ये जो साधन है वो बचा रहेगा। जैसे देख रहे हैं कि अभी हम लोग हजारीबाग में रहते हैं, तो हजारीबाग का जो जल का जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन नीचे चला जाता है। अगर किसी को अभी बोरिंग करना हो तो बोरिंग करना है तो उसको लगभग 300 फीट 250 फीट बोरिंग करना होता है, तब जाके पानी निकलता है।
तो अभी क्या है कि हम, इसका मतलब ये हो कि पानी जो है एक सीमित मात्रा में इस पृथ्वी के अंदर है। अगर हम पानी का अनावश्यक प्रयोग करेंगे, अनावश्यक यूज़ करेंगे, हाँ, जितना ज़रूरत है अगर उतना ही यूज़ ना करके पानी दिन प्रतिदिन बहाएंगे, तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, पानी जो है वो समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के बाद इसका परिणाम, इसका प्रभाव किसको देखने को मिलेगा, हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, हमारे आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको ये समस्या झेलनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से विकास करना कि भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाली जो जनरेशन है, उसको ध्यान में रख करके विकास कीजिए। अब मान लिया जाए अंधाधुंध आप पेड़ों की कटाई कर देते हैं, ठीक है, आपके ज़माने तक जंगल रहे, लेकिन अब लगातार जब पेड़ों की कटाई लगातार लगातार होने लगेगी, जब कटाई होने लगेगी तो एक समय के बाद क्या हो जाएगा, पेड़ समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आपकी तो मृत्यु हो जाएगी, आप तो फिर नहीं रहेंगे, लेकिन आपके बाद जो लोग आएंगे उसको कितनी परेशानी होगी। फिर तो एक समय ऐसा आएगा कि इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरी दुनिया में जीव को रह पाना, जीव जंतु को यहाँ पे रह पाना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। तो सतत विकास का मतलब है कि ऐसे विकास करो कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसको ध्यान में रख करके विकास करना है। अपनी आवश्यकता को पूर्ति करनी है, अपनी आवश्यकता जो हमारे लिए नीड है, उस नीड को पूरा करना है, जो हमें ज़रूरत है उस ज़रूरत को पूरा करना है, और पूरा करके पूरा करना है। और किस तरीके से पूरा करना है, भविष्य में जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाले लोग हैं, उसके लिए भी उसे बचा के रखना है। जैसे अगर पेट्रोल, ईंधन, हाँ, फ्यूल जो है वो एक निश्चित मात्रा में है, अगर हम इसका प्रयोग सावधानी पूर्वक नहीं करेंगे, अगर इसका यूज़ अगर हम एक सीमित मात्रा में नहीं करेंगे, अगर हम इसको नहीं बचाएंगे, तो एक समय के बाद फ्यूल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये जो धरती माता है, ये जो प्रकृति है, हमें सब कुछ देती है, हाँ, सब कुछ देती है, हर तरह की सुविधाएं इस पृथ्वी पर उपलब्ध है। लेकिन अगर इन सुविधाओं को, इन साधनों को अगर हम अंधाधुंध इसका उपयोग करेंगे, मतलब बिना सोचे समझे अगर इसका अनावश्यक प्रयोग करने लगेंगे, तो एक समय के बाद ये जो साधन हैं, ये जो फैसिलिटीज़ हैं, वो सारा समाप्त हो जाएंगी। जब सारी सारी फैसिलिटी समाप्त हो जाएगी, तो एक समय के बाद बहुत सारी परेशानियां आने वाली लोगों को होने वाला है। हो सकता है कि अगर आपके समय में वो चीज़ भी थी, अब इसको समझिए, ऐसे समझिए कि ज़रा सोचिए कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो जिन हमारे दादा या परदादा जितने भी लोग हुए, अगर वो हमारे लिए अपनी साधन को बचा के नहीं जाते, तो अभी हम लोग के पास बहुत सारी परेशानियां होती। तो कहने का मतलब है कि ऐसा विकास कीजिए जो भविष्य में जो पीढ़ियां हैं उसको ध्यान में रख करके ही कोई चीज़ का विकास करना, आगे बढ़ना है। अब मान लिया रास्ता बनाना है, अब रास्ता बनाए तो पूरे जंगल से रास्ता पार करिए, पूरे जंगल को काट दिए, नहीं, ऐसा करना भी नहीं है। ऐसा होगा क्या कि पूरी तरह से ये एक समय ऐसा आएगा कि चारों तरफ घर ही घर हो जाएगा, जंगल तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। इसीलिए जो सीमित साधन है, उन सीमित साधनों को अच्छे से प्रयोग करना है, और हमें इस प्रकार से विकास करें कि भविष्य में किसी तरह की कोई खतरा ना हो। जैसे जब कोरोना वायरस आया तो उसमें क्या परेशानी हुई, चीन में लोग तरह तरह से लोग आविष्कार कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, उसी के दौरान कुछ वहीं से एक नए तरह का एक वायरस निकल गया, कोरोना वायरस, जो पूरे विश्व को क्या कर दिया, तबाही मचा दिया। आप लोग भी उसे वो चीज़ झेले होंगे। तो कहने का मतलब है कि विकास इस कदर करें कि दूसरे नेक्स्ट में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उसको ध्यान में रख करके ही विकास करें। तो इस प्रकार के विकास को सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखकर वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता है।
कहने का मतलब आप एक अक्षर में समझिए कि आप इस प्रकार से विकास का एक ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ी की चिंता करता है, भविष्य में आने वाले जो लोग हैं उसकी चिंता करता है, इस प्रकार का विकास ही सतत विकास कहलाता है। संपोषणीय विकास भी कहीं कभी कभी देख ये टर्म आता है, संपोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो इस प्रकार के विकास को ही सतत विकास कहते हैं। इसमें कुछ मूल बिंदु है, मैं उसके विषय में बता देना चाहता हूँ। इसमें पहला बिंदु है पर्यावरण और विकास को बेहतर संतुलन बनाना। देखिए इसमें कुछ ये बिंदु आप इसको चाहें तो आपने देखिए मैं केवल यहाँ टॉपिक लिखा हूँ, अगर आप चाहें तो इसको अपने तरीके से भी मैं समझा दूंगा। आप इसको समझ करके वीडियो एक दो बार 2 बार 3 बार सुनिए और फिर लिखते जाइए। लिखता है पर्यावरण और विकास में बेहतर संतुलन। देखिए पर्यावरण और विकास में बेहतर संतुलन, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा जो इन्वायरमेंट है और हमारा जो विकास है, हम जो आगे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम पर्यावरण के साथ एक संतुलन समझौता स्थापित करते हुए विकास करते हैं तो किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार से विकास करो ताकि पर्यावरण को इससे क्षति ना हो। अगर पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो फिर पर्यावरण फिर हमें मुझ पर ही भारी पड़ेगा। इसलिए ये चीज़ याद रखना कि पर्यावरण और विकास का बेहतर संतुलन इसका एक सतत विकास का एक मूल बिंदु है, ये उद्देश्य भी हम लोग मान सकते हैं। सतत विकास का एक मूल बिंदु है, पर्यावरण और विकास का बेहतर संतुलन होना चाहिए। अब इसको ऐसे समझिए कि ठीक है अब आप विकास कर रहे हैं, अब आगे जा रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पर्यावरण का दुरुपयोग कर रहे हैं। अब मान लीजिए ठीक है अब दिन प्रतिदिन रास्ता पे रास्ता घर बन रहा है, पूरा हर जगह टाउन, हर जगह नगरवास कर रहा है, नए नए शहरों का निर्माण हो रहा है, लेकिन वहाँ के जो जंगल हैं आप सारा पेड़ पौधा काट दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप शहर बसाइए नहीं, आप जब जंगल एक पेड़ काटते हैं तो उसके बदले 2 पेड़ लगाइए, ये उद्देश्य है। तो पर्यावरण के साथ समझौता करते हुए विकास करना है। तो सतत विकास का यहाँ ये है कि पर्यावरण और विकास में बेहतर संतुलन, असंतुलन अर्थात समझौता, दोनों के बीच में अगर बहुत अच्छा से ठीक है हम विकास भी करेंगे लेकिन पर्यावरण इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। ठीक है अगर इन्वायरमेंट के साथ अगर छेड़खानी किए, हमने पेड़ पौधा काटा, पहाड़ों को काटा, तो उसके जगह पे हमें प्राकृतिक रूप से पहाड़ तैयार करना होगा, या पेड़ पौधों को काटा, वृक्षों को काटा तो हमें वृक्ष लगाना होगा। ये है पर्यावरण संतुलन। अगर इस प्रकार से विकास करेंगे, ठीक है आज हमने एक पेड़ लगाया और पेड़ तो लंबे लंबे बहुत वर्षों तक रहते हैं, तो अभी जो हमारे सामने बड़े बड़े पेड़ हैं वो हमारे दादा परदादा या पहले के लोग लगाए होंगे। अगर आज हम लगाएंगे तो हमारे जो नेक्स्ट आने वाली जो पीढ़ी है, नेक्स्ट जो जनरेशन है, उसको बेनिफिट होगा, वो ये लाभ मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि पर्यावरण और विकास का बेहतर संतुलन ये है आपका। दूसरा है विकास के साथ पर्यावरण का अति दोहन ना हो। बिल्कुल सही बात, यही बात है जो दूसरा बिंदु है, पर्यावरण के साथ विकास के साथ पर्यावरण का अति दोहन ना हो। अति दोहन, आप पर्यावरण का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग करेंगे, उसका अनावश्यक यूज़ करने लगेंगे, उसका पर्यावरण का क्षतिग्रस्त करने लगेंगे, पर्यावरण आसपास का जो वातावरण है पूरा दूषित हो जाएगा। ठीक है आप कोई तरह का उद्योग खोले हैं, कारखाना खोले हैं, फैक्ट्री खोले हैं, अब उससे क्या होगा कि पूरा धुआं निकलेगा। अब जब धुआं निकलेगा तो आसपास का वातावरण को वो गंदा करेगा, और उससे जो अपशिष्ट पदार्थ जो निकालेंगे, जो आप कूड़ा करकट ये सब जो निकलता है कारखाने से, वो जल में मिलेगा, जल आपका प्रदूषित हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, कारखाने गाड़ी तरह तरह के डिवाइस बना रहे हैं, लेकिन उसका इफेक्ट किसके साथ पड़ रहा है, पर्यावरण से अति दोहन हो रहा है। फिर लिखता है प्राकृतिक संसाधन वर्तमान तथा भावी पीढ़ी दोनों के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक संसाधन जो है, प्राकृतिक संसाधन आप जान रहे हैं, एक मिनट, प्राकृतिक संसाधन केवल ऐसा नहीं कि ये केवल मेरे लिए ही है। प्राकृतिक संसाधन आप ऐसा ना समझें कि ये केवल मेरे लिए है, ये हमारे लिए है, वर्तमान पीढ़ी, वर्तमान तथा भावी मतलब आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उन दोनों के लिए आवश्यक है। फ्यूल मेरे लिए भी आवश्यक है और नेक्स्ट जनरेशन आने वाले लोगों के लिए आवश्यक है। ठीक है, सूर्य की रोशनी है मेरे लिए भी आवश्यक है और
भावी पीढ़ी के लिए भी आवश्यक है। तो ऐसा नहीं कि बोल ठीक है हम लोग इतना प्रदूषित कर देंगे कि ये जो ओजोन परत है उसकी क्षति हो जाएगी, सूर्य की रोशनी सीधा हमारे शरीर पर पड़ेगा और तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होने लगेगी। तो ये क्या है, विकास तो कर रहे हैं, एसी कूलर फ्रिज खूब चला रहे हैं, एसी से CFC गैस निकल रहा है, वो जाके ओजोन परत को क्षति कर रहा है, ओजोन परत जो है वो नष्ट हो रहा है। और सूर्य की प्रकाश सीधे जब हमारी बॉडी पे आएगी, सूर्य की प्रकाश, उसमें अल्ट्रा वायलेट जो रे है, पराबैंगनी किरणें हैं, वो बहुत घातक साबित होते हैं, बहुत खतरनाक होता है। वो हमारे शरीर पे स्किन पे पड़ेगा, तरह तरह के रोग हमारे अंदर उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे सूर्य, हवा, नदी, ये प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल फैसिलिटीज़ हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो इसका केवल मेरे पे, मुझ पे ही अधिकार नहीं है, हम लोगों का ही इस पर अधिकार नहीं है। नेक्स्ट पीढ़ी जो आने वाला है, नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है, उस पर भी ये, उसका भी अधिकार है, उसके लिए भी ये आवश्यक है। इसलिए हमें भावी पीढ़ी को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। दूसरा वो लिखता है आवश्यकता तथा भावी पीढ़ी, इसका दो बिंदु, आवश्यकता और भावी पीढ़ी। इसमें इसका आप एक शब्द में ये समझिए कि भावी पीढ़ी के साथ समझौता बनाए रखना, भावी पीढ़ी अर्थात नेक्स्ट जनरेशन को ध्यान में रख करके विकास करना ही सतत विकास कहलाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि सतत विकास होता क्या है, सतत विकास है क्या, तो ये हम लोगों ने देखा। तो अब इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि सतत विकास की परिभाषा दी है, सतत विकास से जो भी संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप इन बिंदुओं को जरूर लिखें, इसके बारे में जरूर समझें और अपने भाषा में लिखें अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। जैसे मैं नदी का उदाहरण दिया, कारखाने का उदाहरण दिया, पर्वत का उदाहरण दिया, जंगल कट जाना, ये सारी चीज़ों का उदाहरण दिया। तो आप इसको सतत विकास समझ गए होंगे। तो आप इसको सतत विकास से संबंधित कुछ भी अगर आता है तो वो आप लोग लिख लेंगे। तो ये सतत विकास की ये आपकी परिभाषा हो गई, सतत विकास है क्या वो आप लोग समझ गए हैं। फिर आप आगे आइए, एक छोटा सा बिंदु है, सतत विकास की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ SDG। सतत विकास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का नाम है हमारा साझा भविष्य। ये रिपोर्ट 1987 में आया था। इसका अन्य नाम क्या है, ब्रेटलैंड रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ये बताता है कि हमारे रहन सहन पुनर्विचार की आवश्यकता पर जोर दिया। अर्थात यह जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट हमारे रहन सहन पर ये जोर देता है कि हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, किस प्रकार से हमारा रहन सहन हो, उस पर ये जोर देता है। हाँ, तो यह रिपोर्ट हमारे रहन सहन पर विचार करता है। अर्थात कि अगर सतत विकास की पहली अगर कोई कॉन्सेप्ट दिया है तो ये एक रिपोर्ट है, हमारा साझा भविष्य 1987 में आया था। ये हमारे रहन सहन पर विचार करता है। कहने का मतलब रहन सहन, किस प्रकार से हमारा रहन सहन होना चाहिए, रहन सहन अर्थात कि हमें वस्तुओं का प्रयोग कैसे करना चाहिए, इसका भी उद्देश्य कहीं ना कहीं सतत विकास पर ही है। तो ये आप लोग देखते जाइए। फिर आगे आता है पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग, तो दो ऐसे हैं, दो बिंदु यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित, और इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के क्षय की स्थिति और ध्यान आकृष्ट करना। आप इसको लिख लीजिए। चलिए, एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आप लोगों के बीच लेकर के आ रहा हूँ, इसको देखिए, सतत विकास के लक्ष्य। प्रश्न ये भी हो सकता है सतत विकास के लक्ष्यों का वर्णन करें। हाँ, पर्पसेस ऑफ SDG नहीं, SD केवल आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। SDG मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कभी कभी फुल फॉर्म भी आता है, SDG का फुल फॉर्म क्या होता है मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले है कि सतत विकास के लक्ष्य
सतत विकास के लक्ष्य कौन कौन से हैं? आप इसको लिख नोट भी कर लेंगे। आप लोग नोट्स चाह रहे थे, देखिए आप इसको लिख करके, ये आपका केवल पॉइंट है, मैं इसको पॉइंट पॉइंट को एक्सप्लेन कर दूंगा, आप इसका आंसर खुद से लिख लेंगे। देखिए, तो पहला ये क्वेश्चन आ सकता है कि सतत विकास की परिभाषा देते हुए उसके लक्ष्यों का वर्णन करें, या सतत विकास की परिभाषा देते उसको आप जितना चाहें एक लाइन में परिभाषा तो लिखना है, लेकिन आप उसको समझाना, पूरा एक्सप्लेन कर देना है। परिभाषा में भी चाहे तो आप उद्देश्य को भी लिख सकते हैं। तो अगर उद्देश्य आएगा तो उद्देश्य, सतत विकास के उद्देश्य ये है आपका, पहला आपका पर्यावरण के अनुकूल मानवीय गतिविधियाँ। पहला आपका उद्देश्य है पर्यावरण के अनुकूल, वही बात है मैंने बोला था कि पर्यावरण और विकास का संतुलन। तो पहला उद्देश्य है कि पर्यावरण और के अनुकूल मानव गतिविधियाँ मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़, मानव का जो क्रियाकलाप है, मानव कोई भी व्यक्ति कुछ भी काम करे तो वो पर्यावरण के अनुकूल ही करे, पर्यावरण के प्रतिकूल उसको करना ही नहीं चाहिए। अगर हम पर्यावरण नेचर के विपरीत जाएंगे, उसके अपोजिट जाएंगे, तो नेचर बहुत खतरनाक बदला लेती है हमसे। हम लोग पर्यावरण का अगर अति दोहन करेंगे, देखिए पहला उद्देश्य है पर्यावरण के अनुसार मानव गतिविधियाँ, मनुष्य का जो संपूर्ण कार्य, मनुष्य कुछ भी विकास करे, ठीक है, जो भी कार्य करे, हाँ, वो कि दिन रात स्ट्रगल करे, कारखाना स्थापित करे, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल, ऐसे जगह पे कारखाना, पूरे गांव से या टाउन से एकदम अलग एरिया में जाकर के कारखाना बनाए वो, और वो सबसे पहले जो उसे जो अपशिष्ट पदार्थ, उसे जो निकलने वाले जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका भी निकलने के लिए कोई अलग से वो टंकी बनाए, ताकि वो अपशिष्ट पदार्थ वहाँ जा कर के जमा हो जाए, इधर उधर नदी में अपना अपशिष्ट पदार्थ को ना निकाले, जो उससे जो निकलने वाले कूड़े करकट है उसे कहीं नदी में ना मिला दे। तो पर्यावरण के अनुकूल जो भी कार्य करें, जो भी कार्य करें पर्यावरण के अनुकूल करें। अगर आप रास्ता बना रहे हैं, रास्ता बनाने के लिए अगर आप पेड़ काटें तो आप पेड़ भी लगवाइए। तो ये है पर्यावरण के अनुकूल, पर्यावरण के प्रतिकूल कार्य करना ही नहीं है। ये सतत विकास का एक पहला उद्देश्य है, पर्यावरण के अनुकूल कार्य। दूसरा है पर्यावरण की रक्षा, वही बात है, पर्यावरण की रक्षा करना ही सतत विकास का उद्देश्य है। देखिए हमारा जो संपूर्ण जीवन है वो कहीं ना कहीं पर्यावरण पर आधारित है। अगर आज हम लोग स्वस्थ हैं तो उसके पीछे पर्यावरण का बहुत बड़ा योगदान है। आज देख रहे हैं कि आज की मैं बात करूं, धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्यों? आप लोग सोच पा रहे क्यों? उसका कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान, पृथ्वी का ताप जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका कारण क्यों? प्रदूषण। अब प्रदूषण का कारण कौन है? हम मनुष्य। हम लोग प्रदूषण दिन पर दिन फैला रहे हैं, जिससे क्या होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जा रहा है। ग्रीन हाउस के इफेक्ट अर्थात गैसों का ये आवरण ये हो रहा है, आवरण लेयर बन जा रहा है। आप लोग ग्रीन हाउस हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट आप लोग पढ़े होंगे कि गैस का लेयर बन जा रहा है। तो सूर्य की रोशनी आती है और रिफ्लेक्ट होकर के जा नहीं पाती, बल्कि यहीं रह जाती है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है? पृथ्वी पर जो गर्मी है, वो ताप है, वो बढ़ता चला जा रहा है। अभी अप्रैल का माह ही है और इस प्रकार से गर्मी आ गया। आप समझिए कि मई जून में क्या हालत होगी। तो ये है दूसरी बात पर, ये सतत विकास का ये लक्ष्य क्या है? पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां। दूसरा है पर्यावरण की रक्षा करना। तीसरा है प्राकृतिक एवं मानव निर्मित संसाधनों का संरक्षण। बिल्कुल सही बात। प्राकृतिक संसाधन में जंगल है, नदी है, सूर्य है, फ्यूल है, ईंधन है, ये जितने भी प्राकृतिक संसाधन, आप लोग तो जान रहे हैं संसाधन दो प्रकार के, मानव निर्मित और प्राकृतिक, नेचुरल रिसोर्सेस है और ह्यूमन रिसोर्सेस, ये दो प्रकार के। तो दोनों संसाधनों का संरक्षण अर्थात उसका बचाव करना, ये उद्देश्य है। संसाधन बचेगा तभी तो भविष्य में काम आएगा जी। अगर अगर हमारे पूर्वज, हमसे पहले जो लोग रहते थे, अगर वो सारा संसाधन को खत्म कर देता तो भी प्राकृतिक संसाधन बचता नहीं ना। तो अभी क्या है, तो ये सतत विकास को हमारे सिलेबस में रखा क्यों गया? तो ताकि स्टूडेंट जागरूक हो, हाँ, और प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन ना करो। देखिए जानना और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना अलग बात है।
आप जान रहे हैं कि पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन आवश्यकता आने पर आप भी बिजली बचत नहीं करेंगे, जाते समय बिजली ऑफ नहीं करेंगे, कहीं बल्ब जल रहा है तो उसको बुताएंगे नहीं, हाँ ऑफ नहीं करेंगे। तो बिजली भी बचाना है, जल भी बचाना है, उसका अनावश्यक यूज़ नहीं करना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही कीजिए। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन का संरक्षण करना। देखिए, प्राकृतिक मानव निर्मित संसाधन, जो संसाधन मनुष्य के द्वारा निर्माण है, मानव जिस संसाधनों को बनाता है, तो वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संसाधन की मदद से ही मानव मानव संसाधनों का निर्माण करता है। दूसरा क्या है, ऊर्जा की बचत एवं वृद्धि। ऊर्जा, देखिए ऊर्जा ये सब क्या है, ईंधन इत्यादि क्या है, सब ऊर्जा ही है। सौर ऊर्जा क्या है, सब ऊर्जा ही है। तो ये ऊर्जा का बचत करना है, ऊर्जा को बचाना है। ऊर्जा का बचत बहुत ज़रूरी है, ऊर्जा का बचत ये बहुत ज़रूरी है, ऊर्जा का बचत होना ही चाहिए। और ऊर्जा का बचाना नहीं है, बल्कि ये भी इस पर हम लोग विचार करनी चाहिए कि ऊर्जा की वृद्धि कैसी हो। तो ये है इसका सतत विकास का उद्देश्य। तीसरा है भावी पीढ़ी के लिए जागरूकता। बिल्कुल सही बात। तो सतत विकास तो वही तो है, भावी पीढ़ी के लिए जागरूक होना, बात वही है। अगर आप सतत विकास समझ गए हैं तो वही बिंदु को अलग अलग, वही बात को अलग अलग बिंदु के द्वारा लिखा जा रहा है। भावी पीढ़ी के लिए जागरूक होना। देखिए, अभी अगर मान लीजिए एक बाप की कल्पना करते हैं, एक बाप क्या चाहता है कि हम अपने बेटे के लिए कुछ कर लें, उसके बाद जाए, तो बाप जागरूक हो जाता है कि नहीं, हमको बेटे के लिए कुछ कर देना है। तो अपनी पीढ़ी के लिए सोचता है, अब उसका बेटा भी अपने बेटे के लिए सोचेगा। उसी प्रकार अगर हर इंसान नेक्स्ट जनरेशन के लिए सोचे और सारा चीज़, सारी सब कुछ बचा के चले, तो आपको क्या लग रहा है कि आप पैसा कमा के छोड़ देंगे तो आपका बेटा अच्छे जीवन जिएगा? अब उसके समय पूरा पर्यावरण दूषित हो जाएगा, तो वो कैसे जी पाएगा? केवल पैसा छोड़ना ही नहीं, अर्थात प्राकृतिक संसाधन को भी बचा के चलना है कि भविष्य में जो भी पीढ़ियाँ आएंगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, उसको, जो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगा उसके लिए उसे वो सुविधा मिल पाए। तो भावी पीढ़ियों के लिए जो जागरूक होना, जितने अगर विश्व के सारे लोग भविष्य की चिंता करने लगे, अगर मैं ये काम करूँगा तो भविष्य में ये समस्या होगी, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो ये है भावी पीढ़ी के लिए जागरूक होना। जागरूक होगा अगर भविष्य की चिंता करेगा लोग, आने वाले जो पीढ़ी है उसके लिए अगर चिंता करनी चाहिए, अगर चिंता करेंगे तो ठीक है, अभी हम कारखाना स्थापित कर देंगे, अभी चलो, अभी पर्यावरण एक समय के बाद धीरे धीरे दूषित होगा, क्योंकि पर्यावरण बहुत विशाल है, लेकिन दूषित दूषित जो है गंदगी तो धीरे धीरे फैलेगी। एक समय के बाद पृथ्वी में इतनी धूप पड़ने लगेगी, इतनी गर्मी हो जाएगी कि यहाँ के छोटे छोटे जीव भी रह नहीं पाएंगे, वो मर जाएंगे। तो ये है भावी पीढ़ी के लिए जागरूक होना। फिर लिखता है नवीकरणीय संसाधन पर निर्भरता। नवीकरणीय संसाधन जान रहे हैं आप लोग, हमें किस संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए? नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भर होना चाहिए। तो ये है आपका सतत विकास के उद्देश्य। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? सतत विकास की परिभाषा और सतत विकास के उद्देश्य और सतत विकास की संकल्पना। तो हम लोग ध्यान दीजिए, तो क्वेश्चन सतत विकास से जान लीजिए कि निश्चित आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर आप चाहें तो ये तीन बिंदु पर हम लोगों ने चर्चा कर ली। पहला एक परिभाषा, सतत विकास संकल्पना, सतत विकास के लक्ष्य, और तीसरा है सतत विकास के मानक, सतत विकास प्राप्त करने की रणनीतियाँ। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सतत विकास हेतु भारत सरकार का प्रयास। ये क्वेश्चन अपने आप में क्वेश्चन हो सकता है, आप चाहें तो ये है। उसके बाद एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो आपका सतत विकास के लक्ष्य। सतत विकास के 17 लक्ष्य। हाँ, ये 17 लक्ष्यों को भी जानना है। लिख देगा सतत विकास के लक्ष्यों का वर्णन करें, जिन लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करना जरूरी है। तो ये सतत विकास हम लोग अगर आप चाहें तो मेरे पास है इसका, आप इसको देखिए, सतत विकास के ये 17 लक्ष्य हैं, आप इसको चाहें तो लिख सकते हैं। देखिए, सतत विकास लक्ष्य कब तक पूरा करना है? 2015 से 2030 तक। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, अगर आप चाहें तो, अगर आप जल्दी में हैं तो आप लिख सकते हैं। देखिए, अब इसको मैं वीडियो को धीरे धीरे आगे बढ़ा देता हूँ। देखिए, हाँ, अब ये 17 लक्ष्य
क्या क्या है सो आप इसको लिख लीजिए। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रहा हूँ। ये 17 लक्ष्य, और ये हूबहू आपको लिखना होगा। ये 17 लक्ष्य केवल लिखना नहीं, इसको पहले इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, फिर इसके बारे में आप अपने अनुसार जो भी 2-2 लाइन 3-3 लाइन समझा पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। हाँ, चलिए ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए क्या है कि ग्लोबल सिटीजनशिप में सतत विकास पूछेगा ही पूछेगा, और इससे पहले मैं ग्रुप में वीडियो शेयर किया हूँ, इसको ये सारा चीज़ पढ़ाया हुआ है, तो इसको आप लोग देखिए। ठीक है, तो आज का क्लास रखते हैं। कल परसों परसों शायद 30 तक एग्ज़ाम है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि और वीडियो अगर चाहें तो मैं बना दूंगा, वैसे अगर चाहें तो ये देख लीजिएगा। तो और वीडियो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और वीडियो बना दूंगा। तो आज क्लास में अगर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो जाहिर सी बात समझ में तो आ ही गया होगा, लेकिन इसको आप लिख लें, पहले कोशिश करें लिखने का, और एग्ज़ाम में सतत विकास आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आज क्लास हम लोग यहीं रखते हैं।